ग्लोबल युद्ध क्या करीब है। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं जो बताता है कि एक और वर्ल्ड वॉर हो सकती है। क्यों, आगे आपको बताएंगे। बड़ी खबर, इजराइल हिज्ब युद्ध में आहुति, बीच मैदान बच्चों की बलि दी गई है। इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे। हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ वॉशिंगटन में रणनीति तैयार हो रही थी और इसी बीच इजराइल दहल उठा, जिसके बाद नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दावा है कि इस जंग में ईरान इजराइल के खिलाफ सीधा उतर सकता है और ऐसा हुआ तो ये जंग अरब तक फैल जाएगी। इधर यूक्रेन वॉर में यूरोप के जलने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि पुतिन के युद्धपोत अलास्का जा पहुंचे हैं। सवाल है कि क्या ग्लोबल युद्ध अब करीब है, इसी पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। खबर यह है कि इजराइल में फुटबॉल ग्राउंड पर विध्वंसक हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट बरसाए। रॉकेट हमले में 12 से ज्यादा लोगों की मौत। गोलान हाइट्स के मजदल शम्स में अटैक किया गया। हमले के वक्त फुटबॉल खेल रहे थे बच्चे, 100 से ज्यादा थे लोग। और हिजबुल्लाह के हमलों से दहला गोलान हाइट्स, ये बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। मजदल शम्स इलाके को टारगेट किया है। रिहायशी इलाकों में हमलों से हड़कंप मच गया। दहशत के बीच इधर उधर भागते दिखे लोग। हिजबुल्लाह ने हमले से इनकार किया है, ये बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह कह रहा है हमने हमला किया ही नहीं। फुटबॉल मैदान पर रॉकेट हमले से हिजबुल्लाह का इनकार। इजराइल ने हिजबुल्लाह का दावा खारिज किया। 7 अक्टूबर के बाद सबसे घातक हमला है, ये कह रहा है आईडीएफ। 7 अक्टूबर जब सैकड़ों लोग इजराइल में मारे गए थे, इनफैक्ट उनकी मरने वालों की तादाद 1000 से ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद से अब ये सबसे घातक हमला है, ये कहा है इजराइल की सेना ने। मारे गए लोगों की उम्र 10 से 20 साल के बीच है, ये जानकारी भी इजराइल की सेना ने दी है। तो ये 3 बड़ी खबरें। गोलान हाइट्स के मजदल शम्स में एक बहुत बड़ा रॉकेट अटैक। बच्चे वहां एक फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे, 100 से ज्यादा वहां लोग रॉकेट दागे गए। वहां घायल काफी हुए, 12 लोगों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल ने हिजबुल्लाह का दावा खारिज किया। 7 अक्टूबर के बाद से सबसे घातक हमला है, ये कहा है आईडीएफ ने, जबकि हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमने हमला किया ही नहीं है। अब इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने आधे घंटे के अंतराल में 3 बार रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह इजराइल के इस दावे को मानता है। उसका कहना है कि उसने हमले रोकने के लिए इजराइल ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। पहले एक साथ 40 रॉकेट दागे गए, जिसमें 30 रॉकेट फेल हो गए और इसी तरह दूसरी बार 30 रॉकेट दागे, लेकिन उसमें से 25 रॉकेट आयरन डोम ने रोक लिए। तो इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने 3 बार में रॉकेट दागे और हिजबुल्लाह का दावा है कि गोलान हाइट्स पर आयरन डोम एक्टिव है। फिर दूसरी बार जब 30 रॉकेट दागे गए तो 25 रॉकेट फेल हो गए और 5 टारगेट पर हिट हुए। तीसरी बार में 10 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 9 रॉकेट आयरन डोम ने हवा में नष्ट कर दिए। इसके बाद हिजबुल्लाह ने फलक 1, 9 रॉकेट फेल हुए, 1 टारगेट पर हिट हुआ। हिजबुल्लाह ने फलक 1 रॉकेट से हमला किया फुटबॉल स्टेडियम, और इजराइल का दावा है कि यही रॉकेट फुटबॉल स्टेडियम पर गिरा, जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई। जबकि हिजबुल्लाह कह रहा है कि आयरन डोम से इंटरसेप्ट करने की कोशिश में आयरन डोम की मिसाइल मिस फायर होकर उस स्टेडियम पर जा गिरी। यानी अब इन दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हो रही है कि वो रॉकेट किसका था। मेजर जनरल AK सिवाज एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जनरल सिवाज, क्या आपको लगता है कि वाकई वो रॉकेट हिजबुल्लाह का नहीं था जैसा हिजबुल्लाह कह रहा है? गौरव, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से ये लड़ाई चल रही है ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह डायरेक्ट इन्वॉल्व है। और एक्चुअली ईरान की ये प्रॉक्सी हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो या होती हो और हमास हो। जो हमास है एक प्रकार से सुन्नी मिलिशिया है और हिजबुल्लाह और होती जो है शिया मिलिशिया है। और जिस प्रकार से अब लड़ाई का बढ़ने के दायरे बढ़ते जा रहे हैं कि डायरेक्ट लड़ाई इजराइल और हिजबुल्लाह और होती लिबर के बीच में हो गई है। और हिजबुल्लाह जो है वो हमास से कम 10 गुना ज़्यादा मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग है। उसके पास 1.5 लाख के करीब रॉकेट्स और मिसाइल हैं। उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड भी है। और क्योंकि हिजबुल्लाह सदर्न लबनान में सक्रिय है तो बॉर्डर भी मिलता है इजराइल से। तो ये जो हमले हुए हैं, जिस प्रकार से उसने 80 के करीब जो रॉकेट जाबे हैं,
तो ये सारे हिजबुल्लाह के ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर ज्यादा से ज्यादा रॉकेट जो हैं वो आयरन डोम ने उनको एक प्रकार न्यूट्रलाइज कर दिया, मगर ये भी सच्चाई है 10% के करीब जो हैं रॉकेट्स नहीं, वो तो फिर एक फायर सवाल और किया आता है, और एक उससे सवाल यहाँ काफी पर ये कैजुअल- आता है कि हिजबुल्लाह ने इस हमले से की जिम्मेदारी लेने से इनकार क्यों किया। मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये जानकारियां कुछ और देना चाहता हूं इस हमले से जुड़ी हुई। फिर मैं आता हूं ब्रिगेडियर राजपुरोहित आपके पास। इजराइल की बमबारी से थर्राया दक्षिण लेबनान। आईडीएफ फाइटर्स ने रात भर विध्वंसक एयर स्ट्राइक की है। बेका वैली में कफर किला तक बम बरसाए हैं। टायर, हरफा और ख्याम में भी विस्फोटक धमाके हुए। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के पूरे सफाई की तैयारी है। और इजराइल ने हिजबुल्लाह से विध्वंसक बदला लिया है। विध्वंसक बदला। दक्षिण लेबनान के चेबा में भारी बमबारी की है इजराइल ने। हिजबुल्लाह का लॉन्च सेंटर तबाह किया। मजदल शम्स में इसी लॉन्च सेंटर से हमला हुआ था। आईडीएफ आर्टिलरी फायरिंग में हिजबुल्लाह का बेस नष्ट हो गया। आइए इस बारे में और जानकारी देते हैं आपको। हिजबुल्लाह पर बारूदी प्रहार क्या गोलन हाइट्स का जवाब है? लेबनान में कहां हमला हुआ? आप देखिए, लेबनान में बेका वैली, कफर, टायर, हरफा, खियान और चेबा, ये बड़े इलाके हैं साउथ लेबनान से जुड़े हुए, वहां पर ये अटैक किए गए हैं। कैसे हमला किया गया आप समझिए। हमला कैसे किया गया? हमला लड़ाकू विमानों की बमबारी से किया गया। इस स्लाइड को चेंज करते हैं। देखिए, लड़ाकू विमानों ने बमबारी की इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के, और टारगेट था हिजबुल्लाह का गढ़, जहां पर बम वर्षा की गई। अब हिजबुल्लाह का क्या दावा है? हिजबुल्लाह का दावा है कि रिहायशी इलाके में बमबारी की गई और इजराइल के हमले में हमें कोई नुकसान नहीं, ये कहता हुआ यहां पर हिजबुल्लाह। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित सर, मुझे तो ये बताइए आप, अगर ये हिजबुल्लाह इस जिम्मेदारी को नहीं ले रहा है तो इसके पीछे क्या साइकी है, इसके पीछे क्या उसकी मंशा है? जी, आपने बहुत सही एनालिसिस किया कि ईरान जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, और हिजबुल्लाह पहले से भी, आज का हमला ये पहला हमला नहीं है। गोलन हाइट में जो 27 को हमला किया, ये 6 जगह आपने बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोलन हाइट इजराइल के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो इस लोकेशन को तो नंबर 1 इजराइल छोड़ ही नहीं सकता। दूसरा, इजराइल को बहुत क्लियर है कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इजराइल में अगर हमला होता है, लेबनान की तरफ से होता है, हिजबुल्लाह करता है, और बिना कुछ और सोचे जब ये उनका एनालिसिस क्लियर है। कुछ दिन पहले उन्होंने वहां पर ईरानी जनरल को मारा था, 2 दिन पहले उन्होंने वहां पर अटैक किया था। इनके स्कूल के इस हमले के बाद में जब ये गोलन हाइट पर अटैक हुआ है, तो इजराइल ऑल आउट वॉर पर है। नेतन्याहू का अमेरिका जाना नहीं जाना, ईरान का बीच में आना नहीं जाना, उसने साइड में छोड़ करके तुरंत इस बदले को, उनके 12 लोग मारे गए हैं, 30 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसको इजराइल की फिलॉसफी देखते हुए वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस हमले को, जो ये बेका वैली है, मजदल शम है, इसमें जाकर के मारना और ये करना, आई थिंक इजराइल ने अपने लिहाज से बिल्कुल सही किया है। ठीक है सर, इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्रिटिसिज्म होगा, वो एक अलग इशू, उस पर बात करेंगे। लेकिन देखिए, एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने भी विध्वंसक चेतावनी दी है। इजराइल को बड़े हमलों की धमकी दी है हिजबुल्लाह ने। मेरे साथ युद्ध किया तो पछताना पड़ेगा, यह हिजबुल्लाह के चीफ ने कहा है। इजराइल के हर हमले का जवाब मिलेगा, लेबनानी मीडिया के हिसाब से जानकारी आ रही है। और हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में भारी उबाल देखने को मिल रहा है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को बड़ी चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी होगी, नेतन्याहू कह रहे हैं। लेबनान में घुसकर हमले के प्लान में इजराइल हिजबुल्लाह पर सबसे बड़े हमले के लिए तैयार, यह कहा इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने। तो देखिए, टोटल वॉर का क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस ऑल आउट वॉर की बात अब हमारे एक्सपर्ट कर रहे थे, इजराइल और हिजबुल्लाह कैसे यहां पर एक दूसरे के आमने सामने। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को बड़ी चेतावनी दी तो उधर पलटवार करने की धमकी दी है, वो भी विध्वंसक। हिजबुल्लाह ने भारी कीमत चुकानी होगी, ये इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो हिजबुल्लाह कह रहा है कि युद्ध किया तो पछताना पड़ेगा। लेबनान में घुसकर हमले के प्लान में इजराइल, उधर इजराइल के हर हमले का जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह तैयार है, वो ये कह रहे हैं। हिजबुल्लाह पर सबसे बड़े हमले के लिए तैयार, ये कहा है इजराइल की सेना ने। उधर हमले के लिए हिजबुल्लाह के भी 1 लाख लड़ाके तैयार हैं। पूरे लेबनान में एयर स्ट्राइक का प्लान है इजराइल का, तो हमास और हूती के साथ मिलकर हमला कर सकता है हिजबुल्लाह। अब जनरल सिवाज, मुझे जल्दी से ये बताइए, क्या वाकई जो अभी वॉर हम देख रहे हैं,
वॉर क्या, अब इसको आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेड यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। क्या अब इस एपिसोड के बाद इसका स्केल बढ़ जाएगा या एक वॉर जैसी कोई सिचुएशन हम देखेंगे हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच? हाँ बिल्कुल गौरव, ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया जब इजराइल, और हिजबुल्लाह एक मिलिटरी बहुत स्ट्रांग है, हमास से 10 गुना ज्यादा है, और जिस प्रकार से हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पे हमला किया और ये भी 10 के करीब जो एक प्रकार बच्चों को भी मार दिया, इसीलिए वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां बच्चों की मौत हुई है। मगर ये सच्चाई है, इजराइल पलटवार करेगा और ये लड़ाई फैल सकती है। अगर ये लड़ाई फैलती है तो इस लड़ाई का दायरा जो है पूरा मिडिल ईस्ट में बढ़ सकता है। इसके साथ जो हिजबुल्लाह के साथ हमास और हूती रिबल, ये तीनों मिलकर, क्योंकि ईरान की मिलिशिया हैं, और यही नहीं जो सीरिया और इराक में जो इनके और मिलिशिया हैं वो भी अमेरिकन ठिकानों पे हमला करेंगे। तो ये सच्चाई है कि ये लड़ाई बढ़ने के चांसेस हैं। पर मैं अभी भी ये समझता हूं कि ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व इसमें अभी भी नहीं होना चाहेगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि इस लड़ाई में शामिल होकर उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन। सवाल ये है ब्रिगेडियर राजपुरोहित सर, मुझे ये बताइए, फिर सवाल ये है कि फिर ये किधर जा रही है सिचुएशन? पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पोजीशनिंग की बात चल रही थी, 3 फेजेस के अंदर पीस लाने की बातचीत चल रही थी। अब अगर इस बात को बढ़ाना है तो अमेरिका का प्रपोजल कहता है कि शांति लाइए, इजराइल कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट तो मेरी टर्म्स पे होगी, जॉर्डन रिवर के वेस्ट का पूरा इलाका मेरे पास होगा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज नॉट एक्सेप्टेड। ऐसे हालात के अंदर ईरान का बीच में आना, हिजबुल्लाह का बीच में आना एक लॉजिकल नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड वॉर है ये इसी तरीके से चलेगा। ये इस जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पोजीशनिंग और पीस लाने की बात चल रही थी, इसको यहीं पे फेल करता है। जो ईरान चाहता है वो हो रहा है कि यहां पर अशांति बनी रहे। जो इजराइल चाहता है कि हमारे हॉस्टेजेस आ जाए, गाजा हमारे कब्जे में आ जाए, इसको वो मंजूर नहीं है, हिजबुल्लाह को मंजूर नहीं है, ईरान को मंजूर नहीं है। बड़ी बात तो ये जो अरब स्टेट्स हैं, ईरान है, इनका मिल करके इजराइल को दबा के रखने की जो प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है, इसका खामियाजा दोनों साइड्स को भुगतना पड़ेगा। एक तरफ ये अपने इजराइल एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरा कहूंगा जिद की लड़ाई कर रहा है, किसी तरीके से हॉस्टेज छूटे, प्रिजनर्स छूटे और दोनों पार्टीज शांति की ओर बढ़े। ये समझ मेरे ख्याल से नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राजपुरोहित, और जनरल सिवाच आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए आगे हम आपको डिटेल में ये रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं इस वॉर से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह और इजराइल में जंग भड़क सकती है, हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर की आशंका है। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध को लेकर अमेरिका में टेंशन है, इजराइल को अमेरिका का समर्थन है, ये व्हाइट हाउस ने कहा है। हिजबुल्लाह के हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव, ये कह रहा है अमेरिका। और अरब में बहुत बड़ा जलजला आने जा रहा है। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ईरानी प्रॉक्सी के अंत का ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर इजराइल की सेना का ऑपरेशन लेबनान में शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक आज रात ही अमेरिका और ब्रिटेन ईरान के दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के हेडक्वार्टर को टारगेट करने वाले हैं और इसी के बाद वो आग भड़क जाएगी जिसमें पूरा अरब जलने लगेगा। अरब में अब वो होने जा रहा है जिसका खतरा पिछले कई महीनों से मंडरा रहा था।
अरब में ऐसा जलजला आने जा रहा है जिसको रोक पाना असंभव होगा। आधी रात एक साथ कई देशों का भूभाग जलने और दहलने जा रहा है। यकीन करना मुश्किल है पर सच यही है। कुछ ही घंटों बाद गाजा युद्ध का पूरे अरब में विस्तार होने जा रहा है। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ 5 देशों की धरती पर बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। ये वो एयर स्ट्राइक होगी, ये वो विस्फोट होगा जो न सिर्फ अरब विनाश बल्कि परमाणु महायुद्ध की वजह बनेगा। अरब में महाविध्वंस का अलार्म उसी वक्त से बज रहा है जब हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले शुरू किए। लेकिन पिछले 72 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजरायली भूभाग को जिस तरह से जलाया है वही अरब तबाही का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। चौबीस घंटे के अंदर ही इजरायली सेना हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा दंड देने जा रही है। ये दंड सिर्फ हिजबुल्लाह को ही नहीं मिलेगा बल्कि ईरान के सभी बड़े प्रॉक्सी पर आसमान से वज्रपात होगा। ईरानी प्रॉक्सी के सर्वनाश की संपूर्ण पटकथा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में तैयार हुई। इन्हीं 3 दिनों में हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल की जमीन को मिसाइलों और रॉकेट से पाट दिया। इन्हीं 3 दिनों में इजरायली शहरों में बहुत बड़ा रक्तपात हो गया। अमेरिका में 3 दिनों तक नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस, रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें की। पेंटागन के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग हुई। इस दौरान नेतन्याहू ने अरब में ईरानी प्रॉक्सी के खात्मे की रणनीति बनाई। माना जा रहा है कि अमेरिका ने नेतन्याहू और उनकी सेना को लेबनान में ऑपरेशन चलाने की छूट दे दी है। अमेरिका की अनुमति मिलने के बाद आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने जा रही है। नेतन्याहू ने अमेरिका से हिजबुल्लाह और हूती समेत सभी बड़े ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को पूरी छूट देने के बजाय सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की अनुमति दी। सुपर पावर अमेरिका ने नेतन्याहू से कहा है कि इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चलाए और बाकी सभी ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश एक्शन लेंगे। अमेरिका ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि कई मोर्चों पर एक साथ इजराइल के हमलों के बाद अरब देशों में गुस्सा भड़के और ईरान इसका फायदा उठाए। यही वजह है कि इजराइल को सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ धावा बोलने की इजाजत दी गई है। तो आधी रात ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करने का जो प्लान बनाया गया उसके तहत लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना विध्वंसक प्रहार करेगी। यमन में हूती के खिलाफ ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल चलाया गया। सीरिया के इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों पर भी अमेरिका ही बमबारी करेगा। इराक के कताइब हिजबुल्लाह को मिटाने का काम भी अमेरिका खुद करेगा। जॉर्डन में भी इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकाने हैं, उस पर भी अमेरिका ने हमला करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा भूमध्य सागर में हूती समेत कई ईरानी प्रॉक्सी का इलाज ब्रिटेन करेगा। इजराइल की टारगेट पर हिजबुल्लाह की वो टॉप लीडरशिप है जो इजरायली सेना को लगातार जख्म दे रही है।
हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला, हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम, हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग के कमांडर मोहम्मद जावेद, ऑपरेशन कमांड जैनब और गाजा में हिजबुल्लाह का कमांडर मोहम्मद अली। हिजबुल्लाह के ये वो 5 बड़े नेता हैं इजराइल जिनका खात्मा करना चाहता है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लेबनान में बहुत बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत होने जा रही है। हिजबुल्लाह पर हमले के लिए अमेरिका ने नेतन्याहू सेना को ग्लोबल हॉक ड्रोन और दूसरे जासूसी उपकरणों से जानकारी देने का वादा किया है। अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन लेबनान के आसपास नजर भी आने लगे हैं। अरब में महाविनाश आने से पहले ही कई फ्रंट पर बारूदी वार पलटवार बहुत तेज हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के फाइटर जेट पर मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह का दावा है कि हमले में फाइटर जेट तबाह हो गया, जबकि इजराइल ने कहा है कि उसका लड़ाकू विमान बच गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिस्गेव इलाके में मिसाइलों से धावा बोला। इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। जवाब में आईडीएफ ने लेबनान में ऑपरेशन चलाया। इजराइल ने आयता अल शाब में हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह कर दिया। लेबनान के शुबा में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड अड्डे को तहस नहस कर दिया गया। लेबनान के होला इलाके में हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्च साइट को बर्बाद कर दिया गया। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया तो अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ एक्शन लिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के होदाइदा में हूती के ठिकानों पर 4 बार हमले किए। हूती ने भी जवाब में 6 ड्रोन दागे, लेकिन अमेरिका ने सभी ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। अमेरिका ने सीरिया में भी ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका ने सीरिया में खशम और मरत इलाके में ईरानी प्रॉक्सी के अड्डों पर हमले किए। अमेरिका के हमले से भड़के ईरानी प्रॉक्सी ने पूर्वी सीरिया में अमेरिकी बेस को दहला दिया। ये जंग तो सिर्फ ट्रेलर है। अगले कुछ घंटे में ऐसा जलजला आने वाला है जिसमें पूरा अरब जल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दक्षिण लेबनान में इजरायल की सेना की बमबारी से कोहराम मच गया। फुटबॉल मैदान पर हमले का इजरायल ने विध्वंसक बदला लिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने कहर ढा दिया। इजरायली विदेश मंत्री काट्ज ने बड़ी चेतावनी दी। हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर का वक्त, ये कहा है काट्ज ने। और धमाकों से दहला दक्षिण लेबनान का कफर किला। विस्फोटक धमाकों में तबाह हिजबुल्लाह की इमारत। हथियार डिपो में जाता दिखा था हिजबुल्लाह लड़ाका। आईडीएफ के पिन पॉइंट अटैक में मारा गया हिजबुल्लाह लड़ाका। और ये ऑल आउट वॉर क्यों हो सकती है, इसका एक और कारण आपको बताते हैं। जिस टेंपल माउंट में यहूदियों के जाने पर दशकों से पाबंदी थी, अब उसी टेंपल माउंट में दुनिया भर के तमाम यहूदी बेरोक टोक जा सकेंगे, टेंपल माउंट में उपासना कर सकेंगे। और यह ऐलान इजरायल की कैबिनेट में हुए फैसले के बाद किया गया है। मगर इजरायल के इस ऐलान के साथ ही अरब में महाजंग की मुनादी हो चुकी है। इजरायल वर्सेस इस्लामिक संगठनों के बीच यरूशलेम पर कब्जे की जंग भी छिड़ चुकी है। आखिर कैसे अल अक्सा के स्थिति परिवर्तन से हो सकता है सबसे बड़े धर्म युद्ध का आगाज, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा पर इजरायली सेना का बारूदी भूचाल।
उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट मिसाइल से प्रहार। दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ की ताबड़तोड़ स्ट्राइक। भूमध्य सागर से लाल सागर तक हूती का ड्रोन कदर। अरब के कोने कोने में जंग छिड़ी हुई है। बेहिसाब बम गोला बारूद बरस रहा है। किसी बैटलफील्ड में इजरायली सेना हावी है तो कहीं ईरानी प्रॉक्सी ने अपने घातक हथियारों से कोहराम मचा रखा है। अरब की धरती जिस तरह सुलग रही है, कई मोर्चों पर खूनी संघर्ष चरम पर बना हुआ है। उसके पीछे की वजह है 7 अक्टूबर 2023 की तारीख। जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला बोला था और इसी हमले का पलटवार करते हुए इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 7 अक्टूबर को अचानक ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर अटैक क्यों किया? क्यों इजराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़कर भीषण नरसंहार को अंजाम दिया? सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया तो इसके पीछे की वजह है यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद, जहां हिंसक बवाल का इंतकाम हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके लिया। दरअसल अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद परिसर में जबरदस्त हिंसा भड़की। फिलिस्तीनी नागरिकों और इजरायली सेना के जवानों के बीच झड़प हुई। झड़प के दौरान इजरायली सैनिक अल अक्सा मस्जिद में दाखिल हो गए। अल अक्सा मस्जिद में कई दिनों तक जारी रही हिंसा से जुड़े कई सारे वीडियो भी सामने आए, जिसमें इजरायली सैनिक टकराव के दौरान मस्जिद परिसर में दाखिल होते देखे गए। बस फिर क्या, अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सैनिकों के दाखिल होने की घटना के बाद हमास ने इजराइल से बदला लेने के लिए 7 अक्टूबर 2023 की तारीख को चुना और इजराइल में घुसकर सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। लेकिन अब तो 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला इजराइल पर होने वाला है और इस बार इजराइल का दुश्मन सिर्फ हमास नहीं बल्कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड होगा, यानी अरब में मौजूद तमाम मुस्लिम देश और कट्टरवादी इस्लामिक संगठन। जानते हैं क्यों? इसके पीछे की वजह है इजरायली वॉर कैबिनेट का एक फैसला। वो ये कि टेंपल माउंट में यहूदियों के प्रवेश पर रोक हटाई गई। अब यहूदी टेंपल माउंट में उपासना भी कर सकते हैं। इजरायली मंत्री बेन ग्विर ने इस फैसले पर मुहर लगाई। टेंपल माउंट में यहूदियों की एंट्री पर इजरायली कैबिनेट की मुहर के साथ ही ग्लोबल जंग का ट्रिगर दब चुका है। क्योंकि यहूदियों को इससे पहले अल अक्सा मस्जिद परिसर और टेंपल माउंट में जाने का अधिकार नहीं था। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अल अक्सा मस्जिद परिसर के बारे में जान लीजिए। और देखिए, पूर्वी यरूशलेम में पुराना शहर शामिल है जो 3 प्रमुख धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस इलाके में कई धार्मिक स्थल हैं जिसे आप इस मॉडल के जरिए समझिए। यह यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद है जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए हैं।
डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर किया था और इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है। लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या वेलिंग वॉल कहा जाता है और ये यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था और यही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यही वो अवतरित भी हुए थे। लिहाजा इस पूरे परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। इससे पहले इजराइल या फिर दुनिया भर में मौजूद तमाम यहूदी वेस्ट वॉल या वेलिंग वॉल के पास खड़े होकर उपासना करते थे। यहूदियों के टेंपल माउंट के भीतर जाने पर पाबंदी थी। मगर इजरायली कैबिनेट के ताजा फैसले के बाद अरब ही नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद तमाम मुस्लिम देशों और संगठनों का भड़कना तय है, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद से ही यहूदियों का टेंपल माउंट में जाना मना था। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल 1947 में यूएन ने विभाजन के तहत यरूशलेम की परिकल्पना की। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के तौर पर पहचान दी गई। 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता के साथ यरूशलेम का विभाजन हुआ। 1949 में यरूशलेम का पश्चिमी हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में आया, वहीं पूर्वी हिस्सा यानी पुराना यरूशलेम जॉर्डन के नियंत्रण में आया। पुराने यरूशलेम में ही टेंपल माउंट डोम ऑफ रॉक मौजूद है। हालांकि साल 1967 में इजराइल ने 6 दिन की जंग लड़ी और इसी दौरान पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। तब से वेस्ट बैंक का यह इलाका इजरायली नियंत्रण में है। मगर अब इजरायली कैबिनेट के ताजा फैसले से यरूशलेम का विवाद फिर से बढ़ चुका है, जो किसी भी वक्त महायुद्ध की शक्ल ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूसी एयरफील्ड पर यूक्रेन का हमला। रायाजन रीजन में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। डागिलेवो एयरबेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी एयर डिफेंस ने तबाह किए हैं यूक्रेनी ड्रोन्स। और अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक पहुंचे हैं रूसी वॉरशिप। ये बड़ी खबर है। क्यूबा में फिर रूसी वॉरशिप की तैनाती हुई है। 3 दिनों तक क्यूबा में रहेंगे रूसी वॉरशिप। फ्लोरिडा से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं ये रूसी वॉरशिप। तो यूरोप में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन चुकी है। कभी भी एटमी विस्फोट हो सकता है जिसमें 2 महाशक्तियां टकरा सकती हैं। रूस और अमेरिका के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि अब युद्ध का दायरा यूक्रेन से आगे बढ़कर अलास्का तक जा पहुंचा है। पुतिन ने युद्धपोत भेज दिए हैं, जबकि अमेरिका यूरोपीय देशों के जरिए रूस पर हमले की तैयारी कर रहा है। दरअसल इसके पीछे बाइडेन और पुतिन हैं। ऐसी खबरें हैं कि बाइडेन अपने कार्यकाल में रूस पर हमला करके खुद को मजबूत राष्ट्रपति साबित करना चाहते हैं, जबकि पुतिन रूस का विस्तार करके अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। और दोनों की यह विध्वंसक ख्वाहिश तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकती है। एक दिन पहले बाइडेन ने जो अल्टीमेटम दिया, उस पर पुतिन का जवाब आ गया है। और जवाब ऐसा आया है कि पेंटागन में कोहराम मच गया है। अमेरिका ने यूरोप में अपने मिलिट्री बेस वॉर रेडी कर दिए हैं। पेंटागन विध्वंसक युद्ध की तैयारी में जुट गया है। सैटेलाइट से रूस की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पुतिन कभी भी हमले का फरमान जारी कर सकते हैं।
अमेरिका को ऐसी आशंका इसलिए है क्योंकि पुतिन ने सीना ठोक कर कहा है कि अभी तो रूस ने जंग की शुरुआत की ही नहीं है, यानी रूस ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी दुश्मनों का संपूर्ण खात्मा बाकी है। यानी बाइडेन 6 महीने के बचे कार्यकाल में कभी भी रूस पर हमला करवा सकते हैं। लेकिन पुतिन इतना वक्त नहीं रुकने वाले, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। अब यूरोप से लेकर अमेरिका तक कभी भी एटमी ज़लज़ला आ सकता है। एक तरफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स से वॉर ड्रिल की जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह यार्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया है। दूसरी तरफ रूस ने बाल्टिक फ्लीट को क्यूबा भेज दिया है, जिसमें 2 वॉरशिप भी शामिल हैं। 27 जून से लेकर 31 जुलाई तक कैरेबियन सी में वॉर ड्रिल में शामिल होंगे। पचास दिन में ये दूसरी बार है जब रूस ने अपनी फ्लीट क्यूबा भेजी है। पिछली बार रूस ने फ्लीट में एटमी सबमरीन को हवाना के पास तैनात किया था। दरअसल पुतिन मैसेज देना चाहते हैं कि अगर अमेरिका नेटो देशों से रूस पर हमला कराएगा तो रूस अमेरिका पर क्यूबा से मिसाइल दागकर सीधा बदला लेने को तैयार है। यही वजह है रूस जल थल नभ में वॉर ड्रिल करके शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। बेलारूस में न्यूक्लियर वॉर ड्रिल भी इसीलिए की जा रही है, जिससे बाल्टिक और नॉर्डिक देशों को धमकाया जा सके कि वो रूस पर हमले की जरूरत भी ना कर सके। रूस के इस रुख को देखकर नेटो एक्टिव हो गया है, जबकि वॉशिंगटन में बाइडेन ने कुछ वक्त पहले बयान दिया था कि नेटो की तरफ से रूसी धरती पर कोई हमला नहीं होगा। लेकिन 15 दिन में ही बाइडेन ने यू टर्न ले लिया। अब नेटो देश रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूस के हमलों को नाकाम करने के लिए अपनी धरती से प्रोजेक्टाइल फायर भी शुरू कर दिए हैं। पेंटागन के ब्लूप्रिंट पर काम किया जा रहा है। नेटो देश एक तरफ यूक्रेन में सैनिक भेज रहे हैं, दूसरी तरफ रूस पर प्रॉक्सी हमले कराकर तबाही मचा रहे हैं। और ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, जिसके पीछे बाइडेन की जिद है कि वो अपने आखिरी 6 महीने के कार्यकाल में कुछ ऐसा कर जाएं जिससे उन्हें एक मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर याद किया जाए। और ऐसा करने के लिए रूस पर विध्वंसक हमला उनकी विश लिस्ट में पहला नंबर हो सकता है। तो रूस ने कुछ घंटे पहले यूक्रेन के 4 इलाकों पर ड्रोन अटैक किए, जिसमें इज़मिल, ओडेसा, मिकोलेव और खरसोन थे। ड्रोन स्ट्राइक में भारी तबाही मचाई। इस बीच रोमानिया की तरफ के काउंटर अटैक रोमानिया की तरफ से किया गया, जिसमें रूस के कई काजी ड्रोन्स को मार गिराया गया। ये पहली दफा है जब किसी नेटो देश ने यूक्रेन के एयर स्पेस में जाकर रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। अब अमेरिका की तैयारी है कि नेटो देश रूस में घुसकर इसी तरह हमला करें, जिससे रूस में भारी तबाही मचे। यही वो वीडियो है जिसमें रोमानिया ने रूस के कामिकाज़े ड्रोन को खाक कर दिया। 1-2 बार नहीं, कई बार ऐसा किया गया। यूक्रेन के एयर स्पेस में घुसकर हमला करने आए रूसी ड्रोन को मार गिराया। रोमानिया ने न सिर्फ रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, बल्कि अपने आर्मी अफसर भी यूक्रेन की धरती पर भेजे। रोमानिया नेटो का सदस्य देश है, ऐसे में रोमानिया का युद्ध में शामिल होना सीधे तौर पर नेटो का युद्ध में शामिल होना माना जा रहा है। अब रूस बौखला रहा है। रूस की तरफ से धमकी दी गई है। हमने कीव से लेकर ओडेसा तक हमले किए, जिसमें 3 रोमानियाई आर्मी अफसर मारे गए। उन्हें ले जाने के लिए रोमानिया की एयर एम्बुलेंस आई थी। हमने फिर हमले किए। रोमानिया का शामिल होना सीधे तौर पर नेटो का युद्ध में शामिल होना है।
हम भी नेटो देशों पर हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बीच जर्मनी ने भी अपने हथियारों से रूसी धरती पर हमले को मंजूरी दे दी है, यानी नेटो देश अब युद्ध में पूरी तरह से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ नेटो यूक्रेन की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ ओखोत्स्क सागर में चीन रूस की एक्सरसाइज के बाद अमेरिका बौखलाने लगा है। अब जापान की पैसिफिक फ्लीट को रीमिलिटराइज कर रहा है अमेरिका, जिससे इंडो पैसिफिक में चीन रूस को काउंटर किया जा सके। इसके अलावा अलास्का में भी चीन रूस की वॉर ड्रिल से अमेरिका तमतमा रहा है। एक वीडियो भी सामने आया है जब रूस और चीन के बॉम्बर का सामना अमेरिकी F-16 से हो गया। हालात बेहद खतरनाक हो गए थे। अगर दोनों तरफ से हमला होता तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने से कोई नहीं रोक सकता था। और बाइडेन ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, जिससे रूस और अमेरिका में टकराव बढ़े और बाइडेन को रूस पर हमला करने का मौका मिल जाए। रूस पर हमला करके बाइडेन ये बताना चाहते हैं कि उनके खिलाफ उठ रही आवाज में कोई दम नहीं। वो अमेरिका के एक दमदार राष्ट्रपति हैं और अपने कार्यकाल के आखिरी 6 महीने भी उसी अंदाज से निकालना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर है, रूस का सुखोई 34 बॉम्बर क्रैश हो गया। वोल्गोग्राद में रूसी बॉम्बर क्रैश हुआ। 1 महीने में यह तीसरा विमान है जो क्रैश हुआ है। हादसे में पायलट की जान बाल बाल बच गई। रूसी विमान के क्रैश होने की वजह साफ नहीं है। तो रूस की नजर में ब्रिटेन एक बार फिर दुश्मन नंबर 1 साबित हो गया। रूस ने क्रीमिया पर हमले के बाद 3 विमानों को काला सागर में इंटरसेप्ट किया। तीनों विमान ब्रिटेन के थे और खास बात है कि उनमें एक जासूसी करने वाला विमान था। रूस को शक है कि ब्रिटेन की मदद से ही क्रीमिया में यूक्रेन सटीक हमले कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ मिलकर ऐसी मिसाइल बना ली है मिसाइल बना रहा है जो 3000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। अब सवाल है कि ब्रिटेन को जवाब देने के लिए रूस क्या करेगा। बेलारूस से ब्रिटेन पर हमले की तैयारी बहुत पहले हो चुकी है। अब रूस अपनी नेवी को भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है। क्रीमिया में इतना सटीक निशाना कैसे? यूक्रेन के हर हमले में क्रीमिया में बड़ी तबाही कैसे? रूस को इतना बड़ा नुकसान क्रीमिया में इतनी बर्बादी आखिर कैसे मुमकिन हो रही है? यूक्रेन जैसे छोटे और कमजोर देश को क्रीमिया की हर जानकारी कैसे मिल रही है? रूस को इन तमाम सवालों का जवाब मिल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को क्रीमिया की सीक्रेट जानकारी ब्रिटेन से मिल रही है। ब्रिटिश सर्विलांस विमान हर जानकारी जुटा रहे हैं। क्रीमिया के साथ रूसी शहरों की जानकारी भी दे रहा है ब्रिटेन। रूस और ब्रिटेन की दुश्मनी की वजह अब सिर्फ चैलेंजर 2 टैंक और स्टॉर्म शैडो मिसाइलें नहीं रह गई।
रूस को अब तक जो सबूत मिले हैं और ब्रिटेन के जिस घातक प्लान की जानकारी मिली है, उससे ये जाहिर हो चुका है कि ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत कर दी है। जिसका अंजाम दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध हो सकता है। पहले क्रीमिया में हो रहे लगातार हमलों के पीछे ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के हाथ होने के सबूत देख लीजिए। इस फ्लाइट डेटा के मुताबिक क्रीमिया के करीब 2 यूरोफाइटर टाइफून और एक रडार प्लेन ने उड़ान भरी। यूरोपीय देशों के इन विमानों के आने के मकसद का अंदाजा भी लगाया जा चुका है। माना जा रहा है कि रडार प्लेन से क्रीमिया में ताजा हमले का ब्यौरा लिया गया, सुनिश्चित किया गया कि यूक्रेन का हमला सटीक रहा या नहीं। क्रीमिया में मची तबाही का आंकड़ा भी जुटाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रडार ने ब्लैक सी के ऊपर 3 विमानों के आने की जानकारी दी। तीनों विमान रूस की सीमा के करीब आ रहे थे, इसलिए रूसी एयरबेस से एक सुखोई 27 ने उड़ान भरी। रूस की मीडिया के मुताबिक आसमान में RC-135 जासूसी विमान उड़ान भर रहा था और इसे 2 यूरोफाइटर टाइफून सुरक्षा दे रहे थे। तीनों विमान ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के थे। क्रीमिया के करीब तक आने के बाद विमान लौट गए। रूस की सीमा के बिल्कुल करीब तक तीनों विमान गए। ब्रिटेन के जासूसी विमान को इंटरसेप्ट करने के बाद रूस की सीक्रेट रिपोर्ट सच साबित हो गई है, जिसके मुताबिक क्रीमिया में हमले के लिए ब्रिटिश एजेंसियां यूक्रेन को सीक्रेट जानकारी दे रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन अब एक ऐसी मिसाइल बनाने जा रहा है जो रूस के अधिकांश शहरों को निशाना बना सकती है। ब्रिटेन के प्लान के मुताबिक नई मिसाइल में परमाणु हथियार नष्ट करने की क्षमता होगी। मिसाइल 3000 किलोमीटर से दूर तक प्रहार कर सकेगी। मिसाइल तेज रफ्तार में चल रहे ट्रक को भी नष्ट करने में सक्षम होगी। ब्रिटिश मिसाइलों का प्रोडक्शन जल्द शुरू होने वाला है। ब्रिटिश की पूरी योजना खासतौर से रूस को ध्यान में रखकर तैयार हुई है। मिसाइल बनाने के लिए जर्मनी और ब्रिटेन के बीच एक डील हुई है। मिसाइल की रेंज 3200 किलोमीटर रहने वाली है। ब्रिटेन की नई मिसाइलों की तैनाती जर्मनी में की जाएगी। अमेरिका ने 2026 तक यूरोप के कई देशों में अपनी मिसाइलें तैनात करने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि ब्रिटिश मिसाइल भी कई देशों में तैनात होंगी। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों को टारगेट करने के लिए बेलारूस में रूस ने कई मिलिट्री ठिकाने बना लिए हैं। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की भी तैनाती है। ब्रिटेन को टारगेट करने के मकसद से ही पुतिन ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस फाइटर जेट्स को रखा है। बेलारूस में MiG-31K की तैनाती है। ये फाइटर जेट्स हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। रूस की इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब ब्रिटेन भी रूस को इस तैनाती का जवाब देने जा रहा है। लेकिन रूस की तैयारी इससे भी आगे जाने वाली है। रूस अपनी नेवी को और शक्तिशाली बना रहा है। 2024 में रूसी नेवी को 50 नए युद्धपोत मिलेंगे। रूसी नेवी के लिए कई फ्रिगेट भी तैयार हो चुके हैं। आमतौर पर नेटो के तमाम देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध और फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने अमेरिका को अपने हथियारों को बचाकर रखने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया से रूस की दोस्ती ने भी अमेरिका को सचेत कर दिया है।
यही वजह है कि अब ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे नेटो देश खुद को मजबूत करने में जुट गए हैं। ब्रिटेन अपनी आर्मी को भी बढ़ा रहा है। जल्द ही ब्रिटिश फौज में सैनिकों की संख्या दोगुनी करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।